वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन से रिलेट करता है। ठीक है, आर्टिकल 1 है कि द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक। शेल का वर्ड आ गया यानी मैंडेटरी है। फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान फेडरल रिपब्लिक है। फेडरल रिपब्लिक का मतलब है कि पाकिस्तान के पास प्रोविजनल गवर्नमेंट है और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये इन दोनों को पावर्स दी हुई हैं, इसलिए ये फेडरल रिपब्लिक है। जहाँ पर वर्ड पाकिस्तान का आएगा इट मीन्स कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ये। टेरिटरीज शैल कंप्राइज ऑफ, अगर इसकी टेरिटरीज़ को देखा जाए तो इसमें प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध आ जाता है। और इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल टेरिटरी है, यानी फेडरल कैपिटल भी कहा जाता है इस्लामाबाद को। फिर इसके सी पॉइंट में देखते हैं कि सच स्टेट एंड टेरिटरीज आर और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय एसेशन और अदरवाइज, कि और जितने भी स्टेट्स या टेरिटरी है वो भी पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे वेदर बाय एसेशन या अदरवाइज, यानी इल्हाक के ज़रिए या किसी और ज़रिए से। अगर पाकिस्तान के अंदर वो इंक्लूड होते हैं तो वो पाकिस्तान का ही हिस्सा माना जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट में कहता है मजलिस शूरा या पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट्स और एरियाज ऑन सर्च टर्म और कंडीशन एज इट थिंक फिट, यानी मजलिस शूरा जो है किसी लॉ के तहत एडमिट कर सकता है ये जो टू बी फेडरेशन न्यू स्टेट, यानी कि न्यू जो स्टेट जो है ऐड हो रही है या कोई एरिया पाकिस्तान के अंदर ऐड हो रहा है तो उसके लिए बाय लॉ के तहत जो है सर्टन टर्म्स और कंडीशन के ऊपर जो उसको ठीक लगे उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगा उन एरियाज़ को। फिर सेकंड पॉइंट है कि सेकंड आर्टिकल है इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, यानी इस्लाम जो है पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है। फिर सेकंड ए देख लेते हैं कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और टू बी फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन, यानी कि आर्टिकल 2A में है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई थी 23 मार्च 1949 के अंदर, तो वो पाकिस्तान का एक सब्सटेंटिव पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमेशा से रहेगा। उसमें सब्सटेंटिव पार्ट ये होता है कि एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, जिसमें आलमाइटी अल्लाह का जो है हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है, मतलब इस्लामिक फॉर्म जो बताया हुआ था सारा कुछ, तो इसलिए इसको सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आर्टिकल 3 देख लेते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। जितने भी एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि इस्तेहसाल, यानी कि जितने भी मतलब कि किसी अपने मफाद के लिए कोई फ़ायदा उठाना। ठीक है, अपने मफाद के लिए किसी से काम ज़्यादा लेके उसको कम पैसे देके कम पे देके तो उससे कुछ फ़ायदा उठाना, तो ये एक्सप्लॉइटेशन में आ जाता है। तो ये कहता है कि स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि स्टेट इंश्योर करेगा, शेल का मतलब मैंडेटरी है। ठीक है, वो इंश्योर करेगा कि जितनी भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है उसको ख़त्म करे एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उसको फुलफिल करे फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, यानी कि जिस पर्सन की जितनी एबिलिटी हो उससे उतना ही काम लिया जाए और उसको उसके मुताबिक ही मुआवजा लिया जाए, यानी कि उससे एक्स्ट्रा काम ना लिया जाए। कि इसलिए ये जो आर्टिकल है इसका मतलब है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, अपने मफाद अपने मफाद के लिए किसी से फ़ायदा उठाना, तो उसको उतने ही पेमेंट की जाए जितना उससे काम लिया जाए। ठीक है, जितना उससे वर्क लिया जाए उसकी एबिलिटी के मुताबिक। फिर आर्टिकल 4 आ जाता है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ, यानी कि इंडिविजुअल का राइट है जो उसको लॉ ने दिया हुआ है तो वो उसके मुताबिक ही अपना जो है उस राइट को इस्तेमाल कर सकता है जो उसको लॉ ने दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ, यानी कि वो लॉ जो कि लॉ ने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है उसको वो एंजॉय करे और उसको लॉ के मुताबिक ही ट्रीट करे। इज़ द इनएलिनेबल राइट
ऑफ एवरी सिटीज़न। इनएलिनेबल मतलब नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, हर एक सिटीज़न का यही राइट है कि वो इक्वली लॉ को इन्जॉय करे और जो कि उसको लॉ के मुताबिक ही ट्रीट किया जाए वेयर एवर ही मे बी, वो कहीं पर भी हो और या वो और एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान, या अगर वो पाकिस्तान में भी हो या कहीं पर भी हो तो वो लॉ को इस्तेमाल करे और उसको लॉ के मुताबिक ही ट्रीट किया जाए। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो इन पार्टिकुलर नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू द लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन और बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ। यानी कि कोई भी पर्सन जो है उसकी लाइफ को, उसकी आज़ादी को, उसकी जिस्मानी बॉडी हो गया, ठीक है, रेपुटेशन शोहरत हो गया, या प्रॉपर्टी जो उसका जायदाद वगैरह हो गई, उससे उसको महरूम नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ, सिर्फ लॉ के तहत। यानी उसको जो है आज़ादी हासिल है, लेकिन अगर कोई वो जुर्म करे तो उसको फिर पकड़ा जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। अगर उसने कत्ल अमद किया है तो उसकी लाइफ और लाइफ वाली पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। हर्ट वगैरह अगर किया है तो फिर जैसे हर्ट उसने किया हो तो उसको उसी तरह होगा। रेपुटेशन डिफॉर्मेशन में आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टी से कब उसको महरूम किया जाएगा, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर में हमने पढ़ा है कि अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कोर्ट उसकी कर देती है, ठीक है। तो ये उसका हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब कि सिर्फ उसको इस चीज़ से महरूम किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जा सकता। फिर बी पॉइंट है नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्स इन अकॉर्डिंग इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी पर्सन है उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता कोई भी काम ना करने से जो कि उसको लॉ ने प्रोहिबिट ही नहीं किया हुआ। यानी लॉ ने उसको कहा हुआ है कि तुम ये काम कर सकते हो तो वो करेगा, उसको नहीं रोका जा सकता उससे। सी पॉइंट में कहता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू दैट विच द लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू। यानी कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम ये इलीगल काम करो जो कि लॉ ने उसको जो है कहा हुआ है कि तुम ये मतलब कि द लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू, जिसको लॉ ने उसको ऑलरेडी मना किया हुआ है कि तुम ये नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 5 आ जाता है जिसमें कहता है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। यानी कि हर एक पर्सन जो है, कोई भी सिटीज़न जो है, उसका बेसिक राइट ये है कि वो अपने स्टेट के साथ वफादार रहे, ठीक है, लॉयल रहे। ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न wherever he may be and of every other person for the time being within पाकिस्तान। यानी कि वो जो पर्सन है वो ओबे करे कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को, जो कि एवरी सिटीज़न के लिए ये है कि पाकिस्तान का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी लॉ है, उसको ओबे करे, ठीक है। अगर वो इस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे नहीं करेगा तो इट मीन्स वो उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है, एक जुर्म कर रहा है वो। फिर आर्टिकल 6 के अंदर आ जाते हैं जिसमें हाई ट्रेज़न यानी कि गद्दारी, संगीन गद्दारी, ठीक है। तो कोई भी एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबियंस और अटेम्प्ट और कंस्पायर टू एब्रोगेट, सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबियंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज़ ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स और बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रेज़न। कहते हैं कोई भी पर्सन एब्रोगेट करे, किसी लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को मनसूख कर दे, ठीक है, सब वर्ड उसको चेंज कर दे, उसको थ्रो मतलब फेंक दे, सस्पेंड कर दे, रोक दे, या होल्ड इन अबियंस या मुअत्तल कर दे, या अटेम्प्ट करे, या कोई कंस्पायर करे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब बाय यूज़ ऑफ फोर्स, अपनी किसी फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन इस्तेमाल करते हुए अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉ को रोकेगा, ठीक है, तो वो किस चीज़ का मुर्तकिब होगा, यानी उसने हाई ट्रेज़न किया है, संगीन गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ। फिर सेकंड पॉइंट है एनी पर्सन एडिंग और अबेडिंग द एक्ट मेंशन इन क्लॉज 1 शेल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रेज़न। कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, अबेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो जो कि क्लॉज 1 के अंदर बताया हुआ है, तो वो पर्सन जो कि उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को रोकने के लिए, ठीक है, तो वो भी इस चीज़ का गिल्टी होगा, हाई ट्रेज़न का, संगीन गद्दारी का, कि उसने पाकिस्तान के साथ संगीन गद्दारी की है। फिर सेकंड पॉइंट है कि एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग
ये तो हो गया, ठीक है। सेकंड ए जो है, एन एक्ट ऑफ हाई ट्रेजन मेंशन इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 शैल नॉट बी वैलिडेट बाय एनी लॉ इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। कहता है कोई भी जो है किसी ने हाई ट्रेजन का एक्ट किया है जो कि क्लॉज 1 या क्लॉज 2 के अंदर बताया हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको वैलिडेट नहीं करेगी, ठीक है। यानी उसने एक इलीगल काम किया हुआ है तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कभी भी वैलिडेट नहीं करेगी। फिर थर्ड जो पॉइंट है जिसके अंदर बताया हुआ है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रेजन। यानी कि मजलिस शूरा जो है या पार्लियामेंट जो है वो हमें ऐसा कोई लॉ बनाएगी जिस पर्सन ने अगर हाई ट्रेजन की हुई है, जो गिल्टी है उसका, तो उसको पनिशमेंट जो है मजलिस शूरा या पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बनाएगी। और वैसे जो हाई ट्रेजन की जो पनिशमेंट है तो वो डेथ सेंटेंस है। लास्ट आर्टिकल है जो कि पार्ट 2 के अंदर आ जाता है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। कहता है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट मीन, स्टेट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट आ गया, ठीक है, मजलिस शूरा या पार्लियामेंट आ जाती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट आ जाती है, प्रोविजनल असेंबली आ जाती है, एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, या लोकल या जो लोकल गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर लॉ के अंदर अदर अथॉरिटीज़ जिसको लॉ ने कहा हुआ है कि आप लोग टैक्स इम्पोज करो, ठीक है, या टैक्स वगैरह कलेक्ट करो, तो वो ये जो चीज़ें बताई हुई हैं ये स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं।